जो था ये, तो इसमें एवरेज तो 0 होगा, हाँ सर। एवरेज इसमें 0 होगा, क्योंकि आई डी टी करना है। तो 0 से t तक ये टाइम पीरियड है, ये 0 है, ये करंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें फाइंड करना है। तो एवरेज तो 0 है, जितना पॉजिटिव एरिया है एवरेज उतना ही नेगेटिव एरिया है, तो एवरेज इज इक्वल टू 0। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t अगर लिखना है तो I इज इक्वल टू, ये t/2 है और ये मैक्सिमम वैल्यू I0 है। स्लोप इसका 2I0 by 2I0 by t 2I0 t into by, t हाँ ये हो जाएगा। तो माइनस I0 आई स्क्वायर ये ठीक है इक्वेशन, इसका पॉजिटिव स्लोप है। सर माइनस I0 एक लगेगा, नेगेटिव नेगेटिव स्लोप इंटरसेप्ट डायरेक्शन सर। कुछ दिखाई माइनस, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट है, हाँ वाई माइनस आई नॉट, हाँ माइनस आई नॉट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप इसका देख लेंगे tan थीटा, tan थीटा यहाँ से देख लो, 2I0 है ये हाइट और ये है t, तो स्लोप हो जाएगा 2I0 बाई टी और इंटरसेप्ट ये हो गया। तो आई स्क्वायर का जो एवरेज फाइंड कर लेते हैं, तो आई स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई स्क्वायर हो जाएगा 2I0 बाई टी इंटू टी माइनस I0 होल स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, फ्रॉम 0 to t। अब वही है, इसमें इंटीग्रेशन आएगा तो इसको ओपन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये जैसे ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेम ax प्लस बी क्यूब बाई 3 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, x क्यूब बाई 3 जैसे एक्स स्क्वायर का होता सेम जो है ax प्लस बी का भी हो जाएगा। तो ये होगा 2I0 बाई टी इंटू टी माइनस I0 होल क्यूब बाई 3 इंटू यहाँ से इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 1 बाई टी और लिमिट पुट कर देंगे 0 से t। तो लिमिट पुट करने के बाद ये होगा 1/3t ब्रैकेट में कैपिटल T पुट किया, ये कैंसिल आउट हुआ, टू कैपिटल T पुट किया तो ये हो जाएगा 2I0 माइनस I0, तो 2I0 माइनस I0 क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो ये 0 हो गया और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का प्लस I0 क्यूब। यस सर। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया तो ये t डिवाइडेड बाई 2I0, इसमें दिस क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई 2I0 बाई 3, तो ये रिवर्स हो जाएगा t डिवाइडेड बाई 2I0, तो दिस इंटू t डिवाइडेड बाई 2I0, तो ये कैंसिल आउट होगा, तभी I0 by रूट 3 आएगा। तो I0 by रूट 3 रूट 6 आ रहा है ना, ये नहीं 2, अच्छा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं सर उधर 2 कट जाएगा ना, 2I0 स्क्वायर बाई 6, तो ये हो जाएगा I0 बाई 3, I0 स्क्वायर बाई 3, तो RMS होगा इसका, RMS एवरेज का रूट ओवर I0 बाई रूट 3। ठीक है, ये हो गया RMS I0 बाई रूट 3। यस सर। तो ये सारे टाइप के जो है RMS एवरेज कवर कर लिए हमने, वही
इतना ही है, इतने में से ही कोई भी वेरिएशन हो सकता है। तो या आंसर याद रहेगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या अगर इस टाइप का आता है कुछ कि स्ट्रेट लाइन में आई नॉट बाई रूट 3 हो गया, कांस्टेंट में आई नॉट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सारे थे करंट के, हमारे 3 टाइप के करंट हम देख रहे हैं, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो पीक वैल्यू मैक्सिमम करंट, आरएमएस वैल्यू हीट जनरेटेड और एवरेज वैल्यू जो है चार्ज फ्लोन से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट हम देते हैं सर्किट की तरफ जाएंगे, तो उसमें हो जाएगा पहले इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट, तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर हम कैलकुलेट करेंगे और वो हम फाइंड करेंगे क्या, एवरेज पावर। तो ये डेरिवेशन में भी आता है, एवरेज पावर इन एसी। तो दोनों के लिए सेम है। अब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर हम कंसीडर करते हैं, ये कोई एक बॉक्स है, इसके अंदर कोई भी डिवाइस हो सकती है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, या उसका कोई भी कॉम्बिनेशन है, सीरीज है, पैरेलल है, कुछ भी है, कोई भी डिवाइस है, उसमें करंट फ्लो हो रही है इस इंस्टेंट पे आई। और आई कौन सी करंट है, वो है साइनोसॉइडल करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट है। और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको इस तरीके से देख सकते हो कि मान लो वी नॉट साइन ओमेगा टी, हमने इसके अक्रॉस एक पावर सोर्स अप्लाई किया, पावर सोर्स अगर अप्लाई किया, ऐसे देख लो कि यहां से हमने कोई एक पावर सोर्स अप्लाई किया ऐसा, और ये है एसी का रिप्रेजेंटेशन, और जो वोल्टेज अप्लाई किया वो हो रही है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट उससे कुछ फेज डिफरेंस में है फाई, आई इज इक्वल टू आई नॉट। फाई जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हमने एक जनरल एलिमेंट लिया, जनरल एलिमेंट है, उस एलिमेंट कोई भी सर्किट है, सर्किट के अक्रॉस ये वोल्टेज अप्लाई किया और इस इंस्टेंट पे ये करंट फ्लो हो रही है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो हमेशा हमने पावर डिफाइन किया है, वो पावर क्या है, करंट इनटू वोल्टेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एलिमेंट। अब रजिस्टर हो जाता था तो वहां पे हम आई स्क्वायर आर कर देते थे, तो इसके क्रॉस इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा आई इंटू वी, मतलब इस इंस्टेंट पे जो वोल्टेज है। अच्छा, ये भी बताया था कि पावर का मतलब अलग अलग है, कहीं पे पावर का मतलब एनर्जी स्टोरेज है, कहीं पावर का मतलब एनर्जी वेस्टेज है। तो कुछ भी है, कुछ भी पावर है, एनर्जी स्टोर हो रही हो, लॉस हो रहा हो, जो भी है, इस इंस्टेंट का जो होगा वो उस वैल्यू, उस इंस्टेंट की करंट इंटू उस करंट इंस्टेंट की वोल्टेज। तो इसको पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर आया, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हमें फाइंड करना है एवरेज पावर। एवरेज पावर कि कंप्लीट साइकिल में लार्ज इंटरवल में एन टाइम पीरियड में कि कितना एवरेज पावर ये कंज्यूम कर रहा है, वो फाइंड करना है। तो एवरेज पावर होगा, एवरेज पावर इसी का एवरेज लेंगे। तो इसका एवरेज लेने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको साइन ए साइन बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर इस ब्रैकेट को साइन ए प्लस बी अप्लाई करके साइन इस ए साइन को प्लस बी। कन्वर्ट कर दो। तो साइन ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और इनटू ब्रैकेट में साइन ए साइन ओमेगा टी कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जो पावर हो जाएगा दैट इज वी नॉट आई नॉट, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी
cos ओमेगा टी sin फाई, ऐसा हुआ। अब एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज पावर इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट cos फाई, एवरेज ऑफ जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस साइन फाई, एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, ये वो एवरेज साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी का एवरेज 0 और इसका जो एवरेज होगा दैट इज 1/2। हाँ। तो जो एवरेज पावर होगा किसी भी एसी सर्किट में दैट इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट इंटू cos फाई डिवाइडेड बाई 2, या इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं एवरेज पावर √2 से दोनों में डिवाइड कर देते हैं तो वी नॉट बाई √2 हो जाएगा वी आर एम एस, ये हो जाएगा वी आर एम एस Yes. आई आर एम एस इंटू cos फाई। तो ये होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर इंडिविजुअल एलिमेंट के क्रॉस है तो उसके करंट वोल्टेज और फेज डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन cos फाई। तो फाई को बोलते हैं, जो फाई है फाई इज कॉल्ड फेज है वो, बट उसका नाम है पावर फैक्टर एंगल, डराने के लिए हैवी नाम है पावर फैक्टर एंगल, और cos फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो क्वेश्चन में आएगा तुमने पावर फैक्टर, फाइंड पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, cos फाई फाइंड करना है। फाइंड पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल का मतलब है हमें करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस ही फाई है। फेज डिफरेंस कंपेयर करने के लिए बताया था कि cos ओमेगा टी को sin पाई बाई 2 प्लस फाई ऐसे टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों Yes, साइन sir. के फंक्शन में ही है, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे ओमेगा टी और ओमेगा, तो फाई है करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस, तो फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और ये वी आर एम एस आई आर एम एस ऐसा है। अब इस चीज को हम समझते हैं फेजर डायग्राम से, एक नया टर्म है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या है? फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में हम क्या करते हैं कि करंट और वोल्टेज को वेक्टर्स की तरह से ट्रीट करते हैं। जैसे मान लो, थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए, बस यहाँ पे वो चीज नहीं एप्लीकेबल है, तुम्हें समझाने के लिए बस फेजर डायग्राम और पूरा एसी के जितने भी क्वेश्चन है, जो भी न्यूमेरिकल है, ये फेजर डायग्राम मेंटली क्लियर रखते हो तो बहुत आसानी से बिना किसी टेंशन के सॉल्व हो जाएंगे। सारा कुछ डिपेंडेंट है फेजर डायग्राम पे, छोटा सा डायग्राम है, बस समझ लेना है, कॉन्सेप्चुअल है बहुत, सारे क्वेश्चन सब कुछ इसी से सॉल्व होगा, कहीं कोई और मैथमेटिक्स या साइन कॉस कुछ भी नहीं करना है। तो फेजर डायग्राम क्या होता है कि जैसे अगर याद होगा कि एक चीज बताया होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एसएचएम में, एसएचएम हाँ में सर. जो Yes, sir. एसएचएम में जो है दो टाइप के, जो अगर कोई भी पार्टिकल अगर दो एसएचएम के अंडर में जाता है, अगर मान लो हमने लिख लिया A इज इक्वल टू सम A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, जो पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरे पार्टिकल की वजह से, मतलब सेम पार्टिकल अगर दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ होते हैं, ये जो है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो बोला था वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। Yes, sir. तो Yes, sir. इसको जब ऐड किया था, इसको ऐड किया था तो ऐसे हम करेंगे y इज इक्वल टू, Root over of 2. हाँ y1 प्लस y2, ये सब करने के बाद a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये सब ऐड वाइड करने के बाद, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हाँ करने के सर. बाद फाइनल रिजल्ट ये आया था कि जो रिजल्टेंट एसएचएम फॉर्म होगा, रिजल्टेंट एसएचएम फॉर्म होगा, उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, उस एम्पलीट्यूड को हम वेक्टर लॉ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हाँ सर. कि अगर एक Angle को phi. A1 और दूसरे को A2 और उनके बीच का फेज डिफरेंस फाइव माने, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं फेजर डायग्राम से, सॉरी इस वेक्टर डायग्राम से।
मतलब Vector, हाँ A1 सर, A2 को A1 A2 को वेक्टर मान के अगर उनके बीच का हम एंगल फाई एज्यूम करके रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा डायरेक्ट ये ट्रिग्नोमेट्री को हम अवॉइड कर सकते हैं। ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, याद होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, तो 2a1 हाँ A2 यस सर, cos फाई ऐसे यस सर। ये आया था। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम का मतलब है कि हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, सॉल्व करके इसको हम फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज से किसी ने कनेक्ट किया होगा, उसने बोला कि अगर हम A1 A2 को वेक्टर मान के ऐड करें तो हमारा सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो हालांकि क्या A1 A2 वेक्टर क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, नो सर, वेक्टर नहीं है, बट हमारा मैथमेटिकली रिजल्ट फाइंड करने के लिए इनको हम वेक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं, तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वेक्टर वाइज। तो यहां से ये कंक्लूड हुआ कि जो क्वांटिटीज वेक्टर नहीं है, जो क्वांटिटीज वेक्टर नहीं है बट उनको हम वेक्टर की तरह से एज्यूम करके अगर मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं वेक्टर की तरह से, तो उनको हम बोलते हैं फेजर क्वांटिटीज। और वो क्वांटिटी, ये फेजर किसके लिए वैलिड है? ये फेजर जो भी साइन या कॉस का साइनोसॉइडल फंक्शन होगा उसके लिए, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं जब उनको ऐड कर रहे हैं तो हमारा फेजर टाइप का रिजल्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी करंट साइन का फंक्शन है, वोल्टेज साइन का फंक्शन है, सारे करंट वोल्टेज साइनोसॉइडल फंक्शन है। तो ऐसे केस में हम करंट और वोल्टेज को फेजर की तरह से ट्रीट करेंगे, मतलब वेक्टर की तरह से ट्रीट करेंगे। तो जैसे मान लो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर कहाँ पे होगा? ये होगा। एक वेक्टर हम लोकेट कर रहे हैं ऐसे कि ये हमारा अगर प्लेन है, इस प्लेन में आई नॉट लेंथ का एक वेक्टर ओमेगा टी एंगल पे हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा टी। और इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी? इस वेक्टर की लेंथ हो जाएगी आई नॉट, कि आई नॉट जो पीक वैल्यू है उसके बराबर उस वेक्टर की लेंथ, और उसका एंगल कितने डिग्री पे? ओमेगा टी, जो उस इंस्टेंट पे है ओमेगा टी। और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा? ये वेक्टर रोटेट करेगा, क्योंकि टाइम चेंज होगा तो ओमेगा टी भी चेंज करता जाएगा। तो ये वेक्टर क्या है, टाइम के साथ ऐसे जो है रोटेट करता जाएगा। रोटेट करता जाएगा किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब मान लो इसमें जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, एग्जाम्पल जो लिया है कि वोल्टेज, तो पहला क्या हो गया, यहाँ से तुमको समझना क्या है कि हम करंट और वोल्टेज को वेक्टर की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? पीक वैल्यू के बराबर, या अभी देखेंगे आरएमएस वैल्यू के बराबर। लेंथ हो गई पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू के बराबर, और उसको कितने एंगल पे ड्रॉ करेंगे? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अगर पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है तो क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा फेजर। ये जो है करंट का फेजर हमने ड्रॉ किया। ऐसे ही जो है हम वोल्टेज का फेजर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो जो हमने पावर वाले केस में लिया था, पावर वाले केस में क्या लिया था? पावर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का है ऐसे लिया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब फेज डिफरेंस फाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्लेन में ये फेजर जो है वो डिनोट करते हैं। वोल्टेज का फेजर ओमेगा टी पे है, तो वोल्टेज का जो है ये यहाँ से वी नॉट। अब ये जो फेजर है ये वी नॉट भी हो सकता है और वी आर एम एस भी हो सकता है। लेंथ इसका ये एंगल कितना है? ये एंगल है ओमेगा टी। करंट का फेजर कहाँ पे है? करंट का फेजर, करंट का वेक्टर कहाँ पे है? ओमेगा टी प्लस फाई। अगर फाई पॉजिटिव है तो सेम ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में यहां से हम करंट ऐसे मार्क कर देंगे। अब इस करंट की लेंथ कितनी होगी? आई नॉट और आई आर एम एस। तो दिमाग में आएगा सर ये आर एम एस और आई नॉट कब लेंगे? अगर वोल्टेज वी नॉट लेंगे तो करंट भी आई नॉट लेंगे, अगर वोल्टेज वी आर एम एस लेंगे तो करंट भी आई आर एम एस लेंगे। मतलब करंट की जो वैल्यू लेंगे, आर एम एस वैल्यू लेंगे, तो वोल्टेज की भी वही वैल्यू लेनी होगी। दोनों का सेम सेम लेंगे। सर और सर ये लेकिन आरएमएस वैल्यू साइन का फंक्शन थोड़ा ना होगा सर। आर एम एस वैल्यू साइन का फंक्शन नहीं है। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, करंट साइन का फंक्शन है, तो ये तो करंट का फेजर हुआ ना, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये लेंथ बता रहा है। तो लेंथ कौन सी यस लेंगे? सर। तो लेंथ आई नॉट लेंगे। ये हो गई टोटल करंट का फेजर। अब टाइम के साथ क्या है, ये फेजर जो है वो रोटेट कर रहा है। टाइम के साथ ओमेगा टी चेंज होगा तो ये वेक्टर भी ऐसे रोटेट करता रहेगा।
मतलब ये फेजर रोटेटिंग कंडीशन में है। हमने क्या किया, इस इंस्टेंट पे ड्रॉ किया है एक वेक्टर, ठीक है। तो ये फेजर हो गया, ये फेजर हुआ वोल्टेज का और ये फेजर हुआ करंट का। कुछ यस बता रहे हो, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. फेजर से डरने की कुछ जरूरत नहीं है। फेजर क्या है, हम वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं ओमेगा टी एंगल पे। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज में जाएंगे। और उस वेक्टर के सर ये फाई निकालने के लिए एंगल कितना होगा, ओमेगा, उसका जो लेंथ कितनी होगी, आई नॉट के बराबर होगी या आरएमएस के बराबर होगी। बस अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बताया है। तो अगर तुम्हें गलती से ऐसे जो है दो फेजर आ गए, दोनों को एक ही डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, तो पहले मैंने वी नॉट और आई नॉट दोनों को रिप्रेजेंट किया, और आई नॉट कहाँ पे है, उससे फाई एंगल आगे है, अगर फाई पॉजिटिव कांस्टेंट है तो, ठीक है। अब यस सर। अब देखो इसमें क्या होता है कि अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इस डायग्राम में मॉडिफिकेशन ये करेंगे कि हमेशा हमें फेज डिफरेंस चाहिए, रिलेटिव पोजीशन चाहिए। तो ये अननेसेसरी जो है वो ओमेगा टी ड्रॉ करने से थोड़ा बहुत कई सारे केस में जो है प्रॉब्लम होती है। तो सब्जेक्टिव में अगर होगा तो हम ओमेगा टी दिखाएंगे, डायग्राम, दोनों डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे। बट अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ओमेगा टी को हम 0 ले लेंगे, तो रिलेटिव पोजीशन कहीं से चेंज नहीं होने वाली है। ओमेगा टी को 0 ले लिया तो जिसका ओमेगा sir. टी है उसको हॉरिजॉन्टल ले लेंगे। और करंट क्या है, अगर पॉजिटिव फेज डिफरेंस है तो करंट यहां से लोकेटेड है, ठीक है। तो ये 5 पे हो जाएगा करंट। मान लो हमने यहाँ पे आरएमएस ले लिया, तो ये हो जाएगा इनका फेजर डायग्राम। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो अब इसमें से अगर ये देखो, मान यस लो सर। ऐसा हमने रिप्रेजेंट किया है, ऐसा रिप्रेजेंट किया, तो इस करंट के दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आई आर एम एस कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा, आई आर एम एस साइन फाई, आई आर एम एस कॉस फाई, आई आर एम एस। तो इस करंट के कौन से कंपोनेंट के वजह से पावर जनरेट हो रहा है। पावर जनरेशन अगर देखोगे, याद करोगे कि जो पावर आया था, एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस डॉट। आई आर एम सर एस हॉरिजॉन्टल कॉस फाई। मतलब अच्छा जो कंपोनेंट वोल्टेज के डायरेक्शन में है, जो कंपोनेंट वोल्टेज के डायरेक्शन में है, सिर्फ और सिर्फ पावर वही जनरेट कर रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, इसके वजह से कोई भी पावर नहीं है, इसीलिए इसका नाम कभी कभी होता है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट। और इस करंट को, कंपोनेंट को कई बार हम बोलते हैं वॉटफुल करंट।